नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पिच के रूप में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर ममता बनर्जी और विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बैटिंग की। विपक्षी एकजुटता रैली के बहाने ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अरुण शौरी, हार्दिक पटेल समेत कई नेताओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। रैली में करीब 20 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे और इन सब के निशाने पर बीजेपी ही रही। दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी की हार की बातें की गई और अगर बीजेपी देश में दोबारा आती है तो देश का नुकसान होगा, ये संदेश देने की भी कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि आज अधिकारों को खतरा है। 12 तारीख को सपा, बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो चुका था और सब सोचते थे कि हमारा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जब से गठबंधन हुआ है देश में खुशी की लहर दौड़ गई। मायावती की पार्टी बसपा की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सरकार बनने से पहले बहुत सारे वादे किए गए थे मगर सभी वादे भुला दिए गए। यानी सबके मुद्दे भले ही अलग रहे हों पर टारगेट बीजेपी ही थी और मंशा मंच पर इकट्ठा सभी दलों को एकजुट कर बीजेपी से मुकाबला करने को रही। 41 साल बाद कोलकाता में विपक्ष का ये इतना बड़ा जमावड़ा था। साल 1977 में ज्योति बसु ने यहीं से कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाया था। तो क्या मान लिया जाए कि ये बीजेपी के खिलाफ अब विपक्ष का हल्ला बोल था और अब लड़ाई आर पार की है, जिसमें कोलकाता में तस्वीर थी ममता वर्सेस मोदी वाली। तो कोलकाता का मंच था और माहौल बनाने की कोशिश थी, बीजेपी के खिलाफ संदेश देने की कोशिश थी। यहां पर विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ यहां पर संदेश दिया गया और बीजेपी खुद इसे किस तरह से लेती है, पहले बयानों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देश के कोने कोने से एक ही सुर में एक ही आवाज आ रही है कि एनडीए की सरकार को अब और सहा नहीं जा सकता, इसे जल्द से जल्द हटाना है। साथियों, जब से केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से असफल हुई है। ज्यादा दलों का गठबंधन नहीं है, हमने तो आपसे सीखा है। आपने गठबंधन करके सरकार बनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खूबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम किया है। अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है। आप पे 40 गठबंधन हैं। 40 गठबंधन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है आप और लोगों से भी गठबंधन कर रहे हो, सीबीआई से, ईडी से। इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। लेकिन एक भी विषय है कि पार्टी कई बार व्यक्तियों का जब संदर्भ समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। तो अब से कुछ दिन पहलों की वो तस्वीर याद करिए जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह था और विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद कोलकाता का ये मंच जहां पर आज विपक्षी दल एकजुट हुए थे, संदेश देने की कोशिश की गई, बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की गई और एक स्वर में यहां पर एंटी मोदी कैंपेन चलाने की बात भी यहां पर सामने आई है। लेकिन इन तमाम बातों का क्या कुछ असर है, किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही, आखिर इसमें किसकी कितनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और यह महत्वाकांक्षा 2019 के चुनाव में किस तरह से असर करेगी, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, रतन सेन सिंह है, प्रवक्ता सपा है, रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी हैं, अरविंद विद्रोही हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल हैं, अंशु अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और इसके साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। शुरुआत करेंगे रतन सेन सिंह जी आपसे। जिस तरह की तस्वीर आज सामने आई है,
कर्नाटक का वो शपथ ग्रहण समारोह था और आज की तस्वीर, क्या कुछ आप समीकरण बनते देख रहे हैं? एकजुटता का संदेश यहां पर देने की कोशिश की है और शक्ति प्रदर्शन भी। शैलेंद्र जी, आज जो यहाँ पे जो जमावड़ा आपको दिखाई दिया है कलकत्ता में, असल में ये मोदी सरकार और इनके कुशासन, इनकी तानाशाही के खिलाफ जनता का जो रोष है उसका ये प्रदर्शन मात्र है। ये बताता है कि लोगों के अंदर किस तरीके से इस सरकार को लेकर के एक अजीब तरह की अनुभूति है, जो कि लगातार ये एहसास दिलाता जा रहा है कि देश का अंदर और बाहर दोनों खतरे में है। ऐसी स्थिति 1977 में भी थी। ज्योति बसु ने कमान संभाली थी, बिगुल फूका था। बिल्कुल, अब वही कमान ममता बनर्जी संभालती नजर आ रही। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। ऐसी स्थिति 1977 में थी, वो भी शब्द याद कीजिएगा कि तब लोग तत्कालीन सरकार की तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम लोग इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके नेता और इनके सबसे बड़े नेता जो 40 पार्टियों के गठबंधन के सरगना हैं, मैं तो कहूंगा कि जब आज की तारीख में जो अली बाबा बने बैठे हैं 40 चोरों का गठबंधन बना करके, वो जो जनता की आवाज उठाने वाले दल हैं, छोटे छोटे समूहों को जो इकट्ठा करके आज की भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो इकट्ठा हो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के खिलाफ लोगों का गठबंधन है। असल में ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ खड़े तमाम गिरोह के लोगों के खिलाफ जनता का आक्रोश है, जो 2019 के चुनाव में इन्हें झोला उठाने पर विवश कर देगा। हीरो वाजपेयी जी, क्या माना जाए, जनता के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, उसको थामने की कोशिश की है विपक्षों ने, विपक्षी दलों ने? नहीं साहब, ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोदी हटाओ अभियान का एक टेलीविजन शो है, इससे अधिक कुछ नहीं। कोलकाता में एंटी मोदी कैंपेन, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। और ममता जी के मंच पे आज प्रधानमंत्री पद की लालसा लिए 10 लोग सामने खड़े हैं, और ये जो लालसा लिए लोग खड़े हैं, इनका कोई गठबंधन नहीं है। हम देखते थे बचपन में कि कुछ एक इस तरह के लोग मैच खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे जिनका कोई कप्तान नहीं होता था, और एक तरफ एक सशक्त नेतृत्व के रूप में एक टीम मैच खड़ी खेलने के नहीं है, तो मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, विश्वास कर रहा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मुझे तो तरस आता है, रतन सिंह जी कह रहे थे कि अब अखिलेश जी फंस गए हैं, तरस तुम्हारा हो तो ताकत दिखा रहे हैं अपनी। की बात कहते हैं वहां दीदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं दल, जनता अच्छी तरह देख रही है। इनका जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और कुछ परिवारों की पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार में तो है, लेकिन वो जनता के नहीं हो सकते हैं, पार्टियों के हो सकते हैं, पर हित तो है। ना कोई सोच है, ना कोई राष्ट्रीय सोच है, और ना कोई सकारात्मक नजरिया है इनका। अंशु अवस्थी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ममता बनर्जी को हमने देखा, अभी जिस तरह के नतीजे आए थे, कांग्रेस जिन राज्यों में जीती थी वहां के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गई थी, और आज यहां पर बुलाया है सबको, साथ भी है नहीं भी है, इस तरह की स्थितियां। देखिए, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हीरो वाजपेयी जी ने कही, उन्होंने खुद मान लिया कि ये सारे लोग मोदी जी को हटाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो ये तो इन्होंने खुद मान लिया कि मोदी जी हटने जा रहे हैं। जब इतनी बड़ी इधर जो जनता का जनादेश है, सभी राज्यों में सरकारें हैं, जो भी दल वहाँ पर इकट्ठा हुए, जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ पर, तो ये तो इन्होंने स्वयं मान लिया, अच्छी बात है, समझदार है। और दूसरा, जो क्रिकेट कप्तान ये बातें कर रहे हैं, इसी तरीके की बातें ये मध्य प्रदेश में भी करते थे, राजस्थान में भी करते थे, छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में करते थे। जनता ने वहां अपना कप्तान भी चुन लिया और भारतीय जनता पार्टी को हटा भी दिया, मोदी जी को बैक टू होम कर दिया दिल्ली। अब 80-90 दिन बचे हैं, जनता फिर से अपना कप्तान भी चुन लेगी, बीजेपी को उसी तरीके से हटा आप ये देगी। मान रहे हैं कि एंटी मोदी कैंपेन तो है ये, लेकिन इसकी कमान ममता संभालेगी। एक चीज समझ लीजिए, ये मान लीजिए और कह लीजिए, सुन लीजिए नहीं है, जब हम विपक्ष में हैं तो ऑब्वियसली ये भारतीय जनता पार्टी उनकी किसान विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्ष एक है। हम जब विपक्ष में हैं तो उनके साथ तो कैंपेन नहीं करेंगे, ये तो मुझे लग रहा है ममता की अगुवाई में करेंगे। कॉमन सेंस की बात है जो आप पूछ रहे हैं, ममता की अगुवाई में करेंगे। असल में सही बात ये है, ये जान लीजिए कि जो किसान है इस देश का, नौजवान,
उसने ठान लिया कि मोदी जी को भगाना। आप देख लीजिए पूरे देश में उपचुनाव हुए, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। सारे लोकसभा चुनाव में 28 लोकसभा उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। आज इनसे पूछ लीजिए, आज ये अल्पमत में है, यदि इनके साथी इनको छोड़ दे तो गचाक से कुर्सी के नीचे। सही बात यह है, किसानों से वादा किया था कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लाएंगे, 80 लाख करोड़ देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज लोग ढूंढ रहे हैं कहां है स्मार्ट सिटी, आज देख रहे हैं रोजगार कहां है। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि 1 करोड़ 65 लाख रोजगार घट गए इस साल। हकीकत ये है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कानून व्यवस्था किस तरीके से चौपट है। जब शिक्षा मित्र रोजगार मांगते हैं, सर मुड़वाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो ये कहते हैं कि ये इनके पिछले पापों का फल है। मतलब आप देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, ये हनुमान जी को मुसलमान बताने का काम कर रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की वो है, ये राह है। कमाल हो गया। आप दलितों को पीटते हो, आप कहते हो राष्ट्रद्रोही हो। जो भारत में लोग रह रहे कह रहे पाकिस्तान चले जाओ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लाइन है। तो ये जनता इनको सबक ठीक है, जनता देखिए। रोहित अग्रवाल जी, जिस तरह से आज क्षेत्रीय दलों का जमावड़ा देखने को मिला कोलकाता में, क्या माना जाए? ममता क्षेत्रीय दलों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती हैं, खुद को स्थापित करना चाहती हैं। देखिए, ये एक आवाज उठी है और ये आवाज उठी है, एकजुटता की आवाज उठी है। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 दलों के साथ, छोटे मोटे दलों के साथ गठबंधन कर रखा है। और जब बड़े दल एक साथ आए हैं तो वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि साहब बहुत बड़ा हमारे साथ कुछ होने वाला है। क्योंकि अब ये मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ बिल्कुल मोदी जी को हटाने के लिए ही ये गठबंधन हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो दशा कर दी है आज देश की, जो दिशाहीन कर दिया है देश को, नरेंद्र मोदी ने जो हिटलर शाही लेके आए हैं, नरेंद्र मोदी उस हिटलर शाही को खत्म करना है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे ये देश हमारा है, वास्तव में ये देश हमारा है। और बिल्कुल जो जिस तरीके की इन्होंने किसान विरोधी नीतियां अपनाई हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा उसमें से एक भी चीज इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। इन्होंने कहा था साहब राम मंदिर बनाएंगे, वो जुमला साबित हुआ। 15 लाख देने की बात की थी, वो भी जुमला साबित हुआ। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, सब कुछ जुमला साबित हुआ। तो आपने किया क्या? आपने तो खाली विदेश यात्राएं की हैं, आपने अपने पार्टी के 5 स्टार ऑफिसर्स बनाए हैं। तो आपने देश की जनता के लिए तो कुछ किया नहीं है। तो बिल्कुल आपको हट जाना चाहिए। और आप हटेंगे 2019 में, आपको कुर्सी से जनता हटाएगी। नहीं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक की सारी पार्टियां वहां मौजूद थी, पर क्या एकजुटता थी? बिल्कुल एकजुटता। जिस तरह से मायावती ने सतीश मिश्रा को भेजा, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे गए। अपनी व्यस्तता हो सकती है, इनकी तरह खाली थोड़ी ना बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ही काम है, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो। देश के विकास की इनको बात ही नहीं करनी है। तो ये तो हर जगह झोला उठा के चल देते हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेज देते हैं। कहीं पे चुनाव होता है तो उसका प्रदेश जलता रहे, उसके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ता है। तो हर व्यक्ति की अपनी व्यस्तता होती है। उनका एक सतीश चंद्र मिश्रा एक वरिष्ठ नेता है, और अगर वरिष्ठ नेता वहां पे हैं तो उसमें क्या है, उन्होंने अपना मैसेज दिया है। तो इसके अंदर इनके पेट में दर्द क्यों होने शुरू हुआ? आप तो कह रहे थे कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है, फिर ममता की अगुवाई में कैसे लड़ेंगे? अभी भी देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना। यहाँ प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। यहाँ इस समय दिक्कत यह है कि देश को कहीं ना कहीं जो दिशाहीन हो गया है उसको वापस ट्रैक पे लेके आने की बात है। देश को वापस ट्रैक पे लेके आना है। नरेंद्र मोदी की जो हिटलर शाही है उसको खत्म करना है। जिस तरीके से इन्होंने आज की डेट में फ्रांस में जाते हैं तो कहते हैं साहब हमारे दोस्तों को ठेका पट्टी दे दो। यहाँ तो हमने लोकल में तो सुना था कि नेता ठेका पट्टी के बंटवारे की बात करते हैं, तो फ्रांस में जाके ठेके पट्टी के बंटवारे कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से ये देश को दिशाहीन कर रहे हैं उसकी लड़ाई हो रही है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी को देश से कहीं ना कहीं कुर्सी से हटाना है। और जिस तरह से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको वास्तव में लगता है कि अब यहाँ पर एंटी कैंपेन मोदी चलाने की जरूरत है और उसको ममता लीड करें? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जनाक्रोश है। जनता इनके निरंकुश तानाशाह और मनमाने रवैये से त्रस्त होकर के इनको हटाने का मन बना चुकी है। वही प्रदर्शन आज ये निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि ममता बनर्जी की अगुवाई में कलकत्ता में हुआ। स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है ममता बनर्जी अपनी क्षेत्रीय दलों के बीच। लेकिन मैं इसमें एक अपनी राय जोड़ता हूं, और ये बहुत सोचनीय बात है। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव के अलावा सारे दल भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके, सरकार बना चुके हैं, सरकार में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, यहाँ पर मायावती जी, चौधरी अजीत सिंह जी, ये सारे लोग
सरकार बना चुके हैं। सब वही वाला है जी। कभी और मैं बता दूं, ये जो कैंपेन चल रहा है ये अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ, मायावती जी ने भी बोला, और इसमें अखिलेश भाई का एक बयान बहुत आप सुनिए कि हमारे पास तो कई हैं, 10 हैं, 20 हैं, ये एक के बाद दूसरा तीसरा बतावें। तो एक प्रश्न मेरे जैसे आदमी के मन में उठता है कि ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की उनका सरकार के खिलाफ ना होकर के मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ है, और ऐसी स्थिति न बन जाए कि कुछ सीटें कम पड़े और एक भगदड़ मचे ममता बनर्जी, मायावती, चंद्रबाबू नायडू, जो लोग पहले चौधरी अजीत सिंह जी मतलब मीटिंग करते हैं और कृषि मंत्री बन जाते हैं, सर तमाम है। तो एक सवाल जनता के मन में ये भी है, कांग्रेस न कभी भाजपा से मिली है, लालू जी न कभी मिले हैं, न मुलायम सिंह का समाजवादी पार्टी कहीं मिली। सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी तो है। हाँ, अगर सीट कम पड़ी तो मायावती, उनका पैमाना कौन तय करेगा? मोदी के विरोध में मायावती को जिता दे, मोदी के विरोध में मंतक जिता दे, मोदी के विरोध में चौधरी साहब जीत जाए, मोदी के विरोध में चंद्रबाबू नायडू जीत जाए, और चुनाव के बाद ये लोग चले जाए, फिर कोई रेल मंत्री बन जाए, कोई खाद्य ब्रजेश मिश्रा जी और शरद यादव जी तो राजग गठबंधन के। ठीक है, समझ गए, सब अलग अलग पार्टियों की अलग अलग महत्वाकांक्षा है। ब्रजेश मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से 19 में दम दिखाने के लिए 20 विपक्षी पार्टियां आज एक मंच में नजर आई हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव के पहले ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया गया है विपक्ष द्वारा, और मैं समझता हूं कि ये अच्छी स्ट्रेटजी है अगर स्ट्रेटजी के लिहाज से देखा जाए तो। कुछ बातों का भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा विश्लेषण है वो किधर की ओर जाएगा। इसमें अब चूंकि हमारे पास कोई एकदम से नया सर्वे नहीं है, जो इस गठबंधन, जो आज का गठबंधन प्रदर्शित हुआ, इसके बाद का कोई सर्वे हो हमारे पास कि जनता के बीच में इसकी कितनी सोचना है और वो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती है। 2-3 चीजें मैंने इसका निष्कर्ष निकाला। पहला तो ये लगा कि ये एक ऐसा फ्रंट बन रहा है जिसमें रीजनल डिसएग्रीमेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन नेशनल विजन दिखाई पड़ता है कि ये यूनाइट होकर के फाइट करना चाहते हैं, ये मोदी को रिमूव करना चाहते हैं। दूसरा जो हमको दिखाई पड़ता है वो ये है कि ये एक अच्छी अल्टरनेटिव हो सकती है, किंतु मंच पर सारे नेताओं का नहीं होना एक संदेश देता है। मेरी दृष्टि में संदेश ये जाता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में, मतलब संदेश है लेकिन संदेह भी है। मैं बात पूरी कर दे रहा हूं, फिर आप लोग उसको निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व के मंच पर माननीय राहुल गांधी जी का नहीं जाना ये प्रदर्शित करता है कि वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार भविष्य में नहीं करेंगे, या मायावती का नहीं जाना, और ये तीनों नेता प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। एक मंच पर नहीं जाना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं ये ममता बनर्जी के नेतृत्व की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के न स्वीकार करने की वजह से उस मंच पर नहीं गए, जा सकते थे। तो एक तो ये निष्कर्ष निकलता है कि राहुल, ममता और मायावती जी का जो एक जगह पर नहीं इकट्ठा होना एक संदेश देता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर भविष्य में कोई परिस्थिति बनेगी तो उस परिस्थिति में ये लोग एक दूसरे को कितना स्वीकार करेंगे ये चुनाव के उपरांत ही पता चलेगा। और ऐसे बयान भी आते रहते हैं, हमारे सभी प्रवक्ता मित्र इसको स्वीकार भी करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का ही गठबंधन हुआ तो वहां पर सपा और बसपा रही, और अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमारा जो अगला प्रधानमंत्री हो उत्तर प्रदेश से हो, तो उन्होंने ये संदेश दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हम कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे और हम उनको 2 सीट अपने तरफ से छोड़ देते हैं। तो ये गठबंधन भी नहीं हुआ। इसी तरह से अन्य अन्य राज्यों में जो कंट्राडिक्टरी पिक्चर आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि ये रीजनल डिसएग्रीमेंट और नेशनल विजन की करने की कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। ये विनिंग कॉम्बिनेशन बारे में मैं यही कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा एक जो सामूहिक चित्र हमारे सामने आ रहा है, बहुत अच्छा है। पर इसमें ज्यादातर पार्टियां ऐसी बात हैं को जनता तक किस तरह पहुंचा सकेंगे और जनता इसको वोट में कितना कन्वर्ट करेगी, ये सब बातें अब ये सीधे जनता के हाथ में चली जाती हैं। जी अंशु अवस्थी जी बताइए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हर हालत में भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता मुक्ति पाना चाहती है। समय समय पर यह प्रमाणित हो रहा, और आप ही लोग मीडिया चैनल ये चला रहे थे कि जो 5 राज्यों की चुनाव है वो सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल, वो सेमीफाइनल, वो सेमीफाइनल है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव 5 राज्यों में हार गई, तब उस सेमीफाइनल की चर्चा बंद हो गई। इतनी बुरी हो चुकी है कि बीजेपी से मुक्ति पाना चाहती है जनता। मैं 10 सेकंड पूरा कर दूं। वो सेमीफाइनल की चर्चा बंद हो गई, लेकिन जनता ने ये मान लिया कि सेमीफाइनल हार चुके हैं और फाइनल भी हारेंगे। जनता को विकल्प चाहिए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, इस बात से कोई मना नहीं करता। ये सारे नेता मानते हैं, सारे दल भी मानते हैं। हमारे पास एक विकल्प है, एक नीति है। सवाल यह है कि जैसा अभी प्रसपा के साथी ने भी कहा,
जनता चाहती है कहीं संख्या बिहार है, जैसा ना हो, संख्या है कि चुनाव तो नीतीश बाबू हमारे साथ लड़े और कूद के बैठ गए जाके बीजेपी की गोदी में। देश की जनता इस बार ये देख रही कि इस तरीके के जो भी संदेहास्पद लोग हैं, जनता उनको जवाब देगी, उनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प है। 130 करोड़ लोग ये मानते हैं। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरीके से 3 राज्यों की सरकारें जीती हैं, हमने वहां पर किसानों का कर्जा माफ किया, हमने वादा किया है कि 10 दिन के अंदर 2019 में कांग्रेस सरकार बनेगी, पूरे देश में कर्जा माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी रहे। वादा तो किसानों से था, लेकिन कर्जा 3 करोड़ 17 लाख माफ करते हो आप उद्योगपतियों का। हमारा वादा है, माफ करेंगे, ये चाहे जितना विरोध करें। वादे से पहले और जो भी लोग रपटने वाले हैं कि इस समय चुनाव तो दूसरी तरफ लड़ रहे हैं, उसके बाद रपट सकते हैं। जनता बहुत होशियार है, जो ये गलतफहमी कर रहा है उनको सबक सिखाएगी। रतन सिंह जी बताइए। देखिए शैलेंद्र जी, ये एकदम बहुत अच्छे मन से समझने की जरूरत है कि एक 130 करोड़ लोगों का देश है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को किसी एक व्यक्ति तक सीमित करना उचित नहीं है। जहां तक मोदी जी की सरकार का सवाल है कि इन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अहंकार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। जब भी इकट्ठा होते हैं लोग, दुर्योधन भी बहुत अहंकार से ग्रसित हो गया था, इसलिए महाभारत हुआ था। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू और कुशवाहा जी को छोड़ करके जितनी पार्टियां आज आपको मंच पर दिखी हैं, ये सभी पार्टियां 2014 में भी इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी थी। सवाल सिर्फ इतना है कि तब सभी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और इस बार सब उस तरीके का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें कि इस तानाशाही सरकार को रोका जाए। तैयार हो रहा है बिल्कुल। और ये देखने वाली बात है में तो नहीं तैयार कर भारतीय, अरे बिल्कुल हमारे पास, तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, हर राज्य में कांग्रेस अकेली है, हर राज्य में लोग इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जहां की भाजपा का कुशासन रोका जा सकता है। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी, आप नहीं, इस देश प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस दिन, मैं 12 तारीख की चर्चा कर देता हूं, कि जिस दिन हमारे दोनों नेताओं की बातचीत हुई, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के निचले से लेकर के सर्वोच्च नेता तक भगदड़ हो गया है। आप ये देखिए कि तभी से बयानबाजी शुरू हो गई है कि सब लोग मिलकर के मोदी जी को हटाना चाहते हैं। असल में यह है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ 2 बूंद पोलियो का है, जो कुशासन रूपी पोलियो को खत्म करने की जनता क्या सोचती है। जमावड़ा जीत के लिए कितना तैयार है। फिर बात पूरी कर देता हूं, ये जमावड़ा नहीं है, ये इस कुशासन, इस भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह का चर्चा हर कोई कर रहा है। अभी जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता, ठीक है, मकसद कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, लेकिन एक मंच पर इन पार्टियों का आना बड़ा सियासी संदेश देता है। और इस सियासी संदेश के पीछे क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ समीकरण है, इस पे बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि कोलकाता के मैदान से क्या कुछ अरमान सियासी पार्टियां लेकर आज निकली हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या विपक्षी एकजुटता का ये मजबूत संदेश था जो 2019 में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। रोहित हीरो वाजपेयी जी, जिस तरह से आज ये तस्वीर सामने आई है, क्या मानते हैं अब चैलेंज ज्यादा बड़ा हो गया? पहले पार्टियां तो थी मुकाबले में, आपके खिलाफ बातें भी होती थी, लेकिन अब एकजुटता का संदेश ज्यादा मजबूती से दिया जा रहा है। नहीं, दरअसल ये ममता का एक मेगा शो था और जो उन्होंने वहां इवेंट के रूप में किया, ये पार्टियां आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर प्रदेश में अकेले क्रांति की भूमि रही है। है। का उत्तर प्रदेश में क्या वजूद है, शरद पवार का उत्तर प्रदेश में क्या वजूद है, तमाम पार्टियों का उत्तर प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। और वही हाल है सपा और बसपा का, अपने क्षेत्रों में तो है कोई वजूद नहीं है। ये केवल सियासत में किसी के वजूद पे सवाल कर ही नहीं सकते जो मोदी के खिलाफ दिख रहा है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व प्रदेशों में नहीं है। इनका कोई अस्तित्व प्रदेशों में नहीं है। ये अवसरवादी, बेमेल, विपरीत विचारधारा का, नकारात्मक सोच का और राष्ट्रीय सोच न होने का एक बेमेल विचारधारा तो नहीं है किसी की। एक मंच पर हार्दिक पटेल, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू जी है का जो इतने बड़े भैया का इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को जो मोदी जी लेकर चल रहे उनके खिलाफ है। मोदी जी का व्यक्तिगत हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद सिर्फ जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है। मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं।
हमारा मोदी जी से व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं। और वाजपेयी आप साहब एक मोदी बात जी और स्पष्ट आप हो जब जाए। मोदी जी सत्ता से हट जाए आप खूब उनको संजोइए, खूब ओढ़िए बिछाइए, हम बिल्कुल उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन जो जन विरोधी बीजेपी सरकार है, जो किसानों से वादा किया था 72,000 करोड़ माफ करने की बात की थी, किसानों को कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आज जो सारी चीजें जुमलेबाजी साबित हुई है, और तो और जो चौकीदार बनने की बात प्रधानमंत्री बताने में लगी है, शुरू कर दी, खुद को प्रधानमंत्री की दलाली शुरू कर दी। कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा है। प्रधानमंत्री की चिंता मत करिए, वो देश तय कर लेगा, विपक्ष भी तय कर लेगा। आप सिर्फ अपने इस बाबू की चिंता करिए जो अंबानी की दलाली कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अंबानी के दलाल की चिंता हीरो वाजपेयी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी कमियां थी जिसकी वजह से जो बटा हुआ विपक्ष था वो एक मंच पर आकर खड़ा हो गया? इनको सिर्फ चिंता है कि उद्योगपतियों का काम कैसे होगा, खाली है परेशान इनको होने की चिंता है कि जरूरत नहीं है। 2019 के बाद उद्योगपतियों का काम कैसे होगा, किसका है? इनको चिंता है कि राफेल के भ्रष्टाचार में जेल जाने वाले मोदी जी, इनको सिर्फ इस बात की चिंता है। चिंता किसानों की होती कि इस बार काम करते मत करिए। ये एक काम बता दें, एक काम बता दें, 4.5 साल में जो किसानों के लिए किया हो, जो नौजवानों के लिए किया हो, जो महिलाओं के लिए किया हो, एक काम बता दो आप 4.5 साल का एक काम देश में कोई एक काम बता दो, एक काम बता दो, ठीक है। कोई क्षेत्रीय दल राहुल को अपना नेता अरे दलों की छोड़ो, एक काम बता दो अगर आपने किया हो। सीटें छोड़ी गठबंधन ने। ठीक है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबके अपने राजनीतिक सीटें प्रयास ये हैं। छोड़ो, रतन सिंह जी, एक काम बता दो, किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, एक काम बता दो। मैं बताता हूँ, हीरो वाजपेयी साहब नहीं बता पाएंगे। अंबानी की दलाली की है। मैं बताता हूँ कि इन्होंने 4 साल ठीक है, 4.5 हीरो साल वाजपेयी में जी, क्या रतन सिंह किया जी को है। सुन लीजिए। इन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस्तीफा देने पे मजबूर किया है। आप क्यों मजबूर हुए गठबंधन के लिए? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भागने के लिए विवश किया है। आप इन्होंने कोलकाता जाने के लिए क्यों मजबूर हुए? बर्खास्त करने का काम उनसे किया सवाल है। करने से पहले आप अपनी स्थितियां स्पष्ट करिए ना। अरे आपने तो शिवपाल जी को भगा दिया, जो परिवार को नहीं बचा सका, वो देश को क्या बचाएगा? साहब इतने बड़े बड़े मुद्दे आप गिना रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ। मोदी के जैसी सोच वालों अरे के जो उत्तर प्रदेश में पार्टी नहीं संभाल सका, वो देश संभालने निकला है। सपा क्या बात करेगी जो परिवार नहीं संभाल सके? नहीं, आप जनता को क्या बताएंगे? आप क्या जनता को बताएंगे? पहले ये बताइए रतन सेन जी, आप जनता को क्या बताएंगे? खाली विपक्ष आप हमको बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती से किस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। आप बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार के चरणों में गिर करके, जबकि उन्होंने बातें करने वाला आपका नेता भोजन की थाली चलाएगा। नहीं, खाली बीजेपी की कमियां गिनाकर आप जनता के बीच में जाएंगे क्या? रतन सेन जी, क्या खाली बीजेपी की कमियां गिनाकर जाएंगे? जनता आपसे सवाल नहीं करेगी, बस गठबंधन क्यों किया आपने? सत्ता के लिए अलग अलग लड़े और जब बात बीजेपी की होगी तो एकजुट होंगे। कितने दिन चलेगी आपकी दोस्ती? लोक दल का एक मात्र एजेंडा है, किसी तरह से कुछ सीटें मिल जाए रही है। उस फितरत के खिलाफ ये हालत में आप लोगों का और हीरो वाजपेयी साहब, राहुल को अखिलेश नेता नहीं मानते, अखिलेश को राहुल नेता नहीं मानते, झोला सिलवा दीजिए। में जाती नहीं है, ये जो क्या गठबंधन है? ये अंबानी जी का माल जो हिस्सेदारी में मिल रहा है, बड़े बड़े मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं, पर जनता के बीजेपी की कमियां खाली गिना के जाएंगे क्या जनता के पास? जनता के पास अपने गठबंधन पे सवाल होगा, गठबंधन पर सवाल होगा, सवाल है, कार्यकर्ता आपसे सवाल करेगा, इनके द्वारा आपकी विचारधारा पे सवाल खड़े होंगे, पीटने का काम हो रहा है, जनता उसका जवाब देना चाहती है। दलितों के खिलाफ जो इन्होंने ऊना में नंगा करके पीटा, मंदसौर में इन्होंने किसानों के सीने पे गोलियां चलवाई और बुलंदशहर में इन्होंने इंस्पेक्टर के सीने पे गोली मारी। गठबंधन पर क्या जवाब देंगे? गठबंधन पर क्या जवाब देंगे? जब लोग आपसे पूछेंगे कांग्रेस से किनारा क्यों किया, तब क्या जवाब देंगे आप? ये स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता हथियाने का गठबंधन है। हीरो वाजपेयी साहब और इनके मोदी जी से वो बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए इतना संपत्ति जोड़ रखी है, ये भय का बंधन है। हीरो वाजपेयी जी, 1 मिनट आप जो है देखिए, एक चीज समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 46 दलों की गठबंधन की सरकार है देश में 4.5 साल से। हमारी भी कांग्रेस की सरकार गठबंधन था, 19 सहयोगी पार्टियां थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आप बताओ, हमने उन 4.5 साल में सूचना का अधिकार दिया कि नहीं? कोई भी ऑफिस में जाके नौजवान ये मांग सकता है कि हाँ भाई इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा, हमको इस बजट का सूचना की जानकारी। सपा ने आपके लिए 2 सीटें छोड़ी कि नहीं? सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? से चीजें खत्म नहीं होंगी। आप देश की बात करने निकले, उत्तर प्रदेश की बात करिए। अंशु जी, अरे सुन लीजिए, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सरकार की
कीजिए। अपनी सफलताएं विफलता हो सकती है। दूसरा, सरकार की अपनी सफलताएं नहीं विफलता हो शैलेंद्र सकती जी, है। लोग आज याद कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म जो हम लेकर आए थे उसको खत्म करने का सबसे पहला कदम काम करने का मोदी जी ने किया था। भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करने की कोशिश की थी, हालांकि कर नहीं पाए। सवाल यह है इतने बड़े गठबंधन के साथ आप आए, जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, कुछ तो कर देते। आपने कहा काला धन लाएंगे, आज तक काला धन रखने वालों का नाम नहीं बता पाए। हम तो करें हीरो वाजपेयी बता अरे बिना अगर हमने कुछ नहीं किया तो सिर्फ दिन रात झूठ का है। दिन रात झूठ आज की बात कोई दोहराता हूं। आप लोगों ने बहुत सवाल कर लिए, आप लोगों ने बहुत सवाल कर लिए। काम बता दीजिए, हम लोग काम ठीक है, आपके बहुत सारे सवाल नोटबंदी इन्होंने की, नोटबंदी की, देश के 130 करोड़ लोगों को लाइन लगाया। महेश शाह जिसके पास 11,000 उनको लाइन में लगा देगी। बता दे कहां है महेश शाह? अरविंद विद्रोही जी बताइए। अमित शाह 50,000 अब अरविंद विद्रोही जी को बोलने दीजिए। अमित शाह ठीक, का अब अरविंद विद्रोही जी को बोलने जांच क्यों नहीं होती है? ठीक, अरविंद विद्रोही जी बताइए। नोटबंदी से आज तक कितना छोटे दलों की भी बड़ी चिंता है, छोटी दलों की भी बड़ी आज चिंता तक 2 है, साल हो गए नहीं सामने आ बता जाए। पाए। देखिए ठीक, अरविंद विद्रोही जी बताइए। देखिए वर्तमान परिवेश में बिल्कुल फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, जनता की बात, जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार के खिलाफ चरम पर है। और दूसरी बात, बिल्कुल ये सब लोग कहते हैं और समझने की बात, अहंकार और भ्रम सबका टूटता है। वो तो दोनों तरफ दिख रहा है। दोनों तरफ टूटता है। अब मैं बता रहा हूं जो विपक्षी दलों के गठबंधन के दावे होते हैं, फिर मतलब ये बात हम लोग दोहरा रहे हैं बार बार, देश के पैमाने पर कांग्रेस भाजपा से कभी नहीं मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश में हमारी नवगठित शिवपाल जी की पार्टी जो है प्रसपा, 3 महीने में हमने जो योगी की सरकार के खिलाफ, अयोध्या में जब हुआ तब हमारे नेता ने राजभवन घेरा, रिक्शा वालों, ठेले वालों और अतिक्रमण के खिलाफ हमने राजभवन घेरा, जीपीएफ धरना दिया। हम लगातार नहीं, ये जो विपक्षी एकता आज आपको दिखी है, इसे आप बड़ी चुनौती मानते हैं या खुद उनके अंदर कई चुनौतियां हैं? जनआक्रोश रैली हमने अपने सहयोगियों के द्वारा रमाबाई अंबेडकर पार्क में भरा। फिर आपसे तो बात भी नहीं कर रहे हैं ना। आखिर विपक्ष की बड़ी ताकतें जो है उसको वास्तव में संभाल करके जो विपक्षी एकता का दावा कर रहे हैं वो उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं जो भाजपा के साथ कभी नहीं गए हैं? ये 4.5 साल का कोई काम नहीं बता पाए। जो भाजपा उत्तर की प्रदेश सरकार में 23 महीने से सरकार है, एक काम उत्तर प्रदेश सरकार का बता सरकार में मंत्री जितनी परीक्षाएं हुई, सारे पेपर लीक। ठीक है, आज शिक्षा मित्र धरने पर बैठे रोहित अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी, ठीक है, वादा किया इन्होंने 17 रोहित अग्रवाल जी, ठीक है, रोहित अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। रोहित अग्रवाल जी बताइए, कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से बताइए आप किस तरह की चुनौती देखते हैं विपक्षी एकता को, और खुद उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती चलवाई, जनता जवाब ठीक है, देने वाली ठीक है, रोहित अग्रवाल जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है कि मुश्किल से शायद 50-60 दिन बचे हैं। तो अब मोदी जी को अपना बड़ा दिल करके ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने देश की जनता के साथ नोटबंदी जैसा जो कृत्य किया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इनको मानना चाहिए कि जीएसटी लाना इनकी जल्दबाजी था, जनता इसके लिए तैयार नहीं थी। अरे भाई सुन लीजिए हीरो वाजपेयी जी, की बात कर रहा हूं मैं। चलते चलते बिजनेस मिश्रा जी आपसे समझना चाहेंगे कौन किसको जवाब देने जा रहा है, कितनी तैयारी है साहब? ठीक है साहब, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। 30 सेकंड हमारे पास है, 30 सेकंड हमारे पास है। बिजनेस मिश्रा जी आपसे समझना चाहिए। ठीक है साहब, आ गए आरोप प्रत्यारोप बहुत आ गए, आरोप प्रत्यारोप बहुत आ गए। हीरो वाजपेयी जी हमारी बात पूरी सुन लीजिए पहले ढंग से, क्योंकि देखिए मोदी जी भी खाली मन की बात करते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। आप यहाँ बैठ के खाली गुमराह करने का काम मत करिए। ठीक है सब आपके सवाल आ गए। ब्रजेश मिश्रा जी बताइए। सब राफेल के दलालों को भगाना चाहते हैं। ठीक है, मुद्दे होंगे, जनता उनको समझेगी, पर ये विपक्षी एकता किस तरह से जवाब देने को तैयार है? ब्रजेश मिश्रा जी इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, रोहित अग्रवाल जी आपकी बात आ गई। ब्रजेश मिश्रा जी बताइए। देखिए राजनीतिक दल, राफेल की दलाली तो बड़ा विषय है सर। राजनीतिक दल लोकतंत्र में अपना दायित्व तो अच्छी तरह निभा रहे हैं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। कुछ चीजें जो विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मुझे कौन किसको कितना जवाब देगा? देखिए अब ये जनता जवाब देगी। अब इस जवाब को हम लोग स्टूडियो से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जमीन पे काफी चीजें बदली हैं हालिया दौर में, बिल्कुल बदली हैं। अब ये बदलाव जो है दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ओर इंटरप्रेट करेंगे,
लेकिन अब इस समय तुरंत ये नहीं कहा जा सकता कि जनता का रुख किधर जाएगा। अभी मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ जी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आवश्यक थी जो मैं कहना चाहता था। चूंकि ये गठबंधन बना है, लेकिन एक अंतर्विरोध ये समझ में आ रहा है कि ये अभी तक अपना प्रधानमंत्री का पद लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस को मान्यता है और कांग्रेस बहुत लोकप्रिय रही है। कांग्रेस के नेता को दे देना चाहिए कि चेहरे की कमी है अभी। अब ये कमी है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर स्वीकार्यता जरूर मुझे लगती है कि नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। मैं 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड में आप ये देश अमेरिका की प्रणाली पर नहीं चलता है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। पहले यहाँ संसद चुनाव, सांसद का चुनाव होता है, सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है, ये गलत परंपरा डाली जा रही है यहाँ पर। ये अमेरिका का चुनाव नहीं, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली नहीं है। जनता सांसद ठीक है, बंद करिए आप लोग। ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। ठीक है, वक्त की कमी है हमारे पास। चुनाव नजदीक है और सबके सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के दौरान ये कह चुके थे कि अगर मेरा दल ज्यादा बड़ा होगा तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इस समय अगर कोई राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है ने भी कहा था तो उनका नाम प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, है ना। बस इतनी सी बात है। अभी अध्यक्षीय प्रणाली बन जाएगी या प्रधानमंत्री बनेगी, राजनीतिक दल बताएंगे। लेकिन जो बात थी वो मैंने कोट किया कि अच्छा, ममता बनर्जी की भी पार्टी कहती है कि ये प्रधानमंत्री बने और अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सही समय है इस पर भी निर्णय लेने का, नहीं तो इसका नुकसान होगा। फैसले की घड़ी है और ये भी तय करना है कि कौन किसके साथ जाएगा, किसकी कितनी मजबूती है, किसकी मजबूरी है, कौन दोस्त बन रहा और किसके कितने दावे। तमाम मुद्दों पर बहस आज हो चुकी है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।